हाँ, चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th का हम लोग जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेस्ड है, ठीक है? अकाउंट्स प्रिंसिपल क्या है, ठीक है? इसमें हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नीड क्या है अकाउंटिंग का, ठीक है? और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है और वो क्या कहते हैं, हमारा ज़्यादा फोकस ये रहेगा, ये हमारा एरिया है जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं नीड क्या है, आप बताओ नीड क्या है अकाउंटिंग का रिकॉर्ड करने का और जो लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए इसका यूज़ है, ठीक है? और कंसिस्टेंट चीज़ों को फ़ॉलो अप हो और रे रूल एंड रेगुलेशन बना रहा है, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ठीक है? अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या है? ठीक है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग गोइंग कंसर्न की बात करता है, कंसिस्टेंट और अक्रूवल, देखो ये हम पे, ठीक है? तो मुझे एक बात बताओ, गोइंग कंसर्न क्या है? जैसे महाभारत में कहा जाता है कि ये जैसे कहा जाता है चिरंजीव कौन-कौन था? परशुराम, जो बोला जाता है कभी नहीं मरेंगे, हनुमान जी नहीं मरेंगे। वैसे ये गोइंग कंसर्न है, जो ऐसा पॉजिटिवली माना जाता है कि भाई ये जो धंधा है ना लाखों साल चलते ही जाएगा। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल का गोइंग कंसर्न है कि भाई ये ज़िंदगी भर चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा, ठीक है? और कंसिस्टेंट कॉन्सेप्ट देखो, मतलब क्या है कि जो रूल आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है? वो रूल आप थ्रू आउट एवरी ईयर यू आर फॉलोइंग, ठीक है? ऐसा नहीं कि आज आपने कुछ रूल फॉलो किया, कल कुछ और रूल फॉलो किया, परसों कुछ और रूल फॉलो किया, नहीं कंसिस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि क्या होगा अगर आप कंसिस्टेंट बेसिस पे आप अपने रूल को फॉलो नहीं करोगे, तो इसमें बेसिकली आपको प्रॉब्लम ये होगा कि आपका जो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो आपका अकाउंटिंग है, वो कोई दूसरा आउटसाइडर समझे बैठेगा पढ़ने तो उसको समझ में नहीं आएगा। ये एक प्रॉब्लम है अगर आप कंसिस्टेंट नहीं फॉलो करते, क्योंकि उसको क्या पता यार आप अगले साल क्या कर रहे हो, फिर इसके अगले साल क्या कर दे रहे हो, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। इसको जो अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है थर्ड वाला, कि भाई आपको बिजनेसेस को कैश बेसिस पे ही नहीं रिकॉर्ड करना होता है, आपको अक्रूवल बेसिस पे, आपने माल बेच दिया किसी को, वो 2 महीने में आपको पैसा दे रहा, आप सेल रिकॉग्नाइज कर लो, ठीक है? और उसको डेटर बना दो, क्योंकि उससे पैसा मिलने वाला है तो वो हमारे लिए डेटर होगा, उसको डेटर बना दो, अपने बुक्स में बस रिकॉर्डिंग कर लो। ये नहीं कि आपको जब तक कैश मिलेगा तभी आप रिकॉर्डिंग करोगे। तो अक्रूवल प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आप कैश रिकॉग्नाइज करो, बट अगर कैश अभी तक आपको पैसा रिसीव नहीं हुआ है तो आपको अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि हाँ मिलेगा मुझे पैसा, ये बेसिस पे भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है? ये देखिए आप बिजनेस एंटिटी क्या है, देखो यहाँ पे आपको दिखेगा सेपरेटेड डिसीजन फ्रॉम द ओनर क्रेडिटर मैनेजमेंट business what owner of the always consider distinct separate from the business his own। मतलब कोई एक बिजनेस है जैसे टाटा ग्रुप है, तो रतन टाटा अलग है और टाटा कंपनी जो है नाम की कंपनी अलग है, ठीक है? क्योंकि ऐसा माना जाता है लॉ के अंदर कि भैया बिजनेस अलग है, बिजनेस एक सेपरेट चीज है, जैसे कोई भी कंपनी ले लो वो सेपरेट है और उसका ओनर जो है वो सेपरेट है, वो भाई उन दोनों को एक मत समझो, वो अलग माना जाता है लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? और देखो जो इकलौता बंदा जो प्रोपराइटर के केस में है, उसको क्या माना जाता है, भाई उसने पैसे दिए हैं, जो आज न कल ओनर पैसा ले लेगा बिजनेस से, तो उसको क्रेडिटर ट्रीट करते हैं, ठीक है? तो ये चीज है। अकाउंटिंग पीरियड कब से स्टार्ट होता है, ठीक है? अकाउंटिंग पीरियड बेसिकली 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, जो बिजनेस अकाउंटिंग ईयर या पीरियड बोलते हैं, ठीक है? ये चीज होता है। तो
ये एंड ऑफ द टाइम में, एंड ऑफ द डे में जो ट्रांजैक्शन पीरियड होता है 31 मार्च, उस दिन अकाउंटिंग क्लोजिंग करते हैं और फिर उसके 2, 4, 6 सितंबर तक, मतलब सितंबर के एंड तक, दिसंबर तक टैक्स ऑडिट, ये अकाउंटिंग क्लोजर, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, और अगर किसी डेटर क्रेडिटर को रिपोर्ट भेजना, मैनेजमेंट को रिपोर्ट भेजना, जो लोन दिया है बैंक को रिपोर्ट भेजना, ये सब चीज़ें हम एंड में ऑडिट करवा के, मतलब कंपनी करती हैं। तो ये अकाउंटिंग पीरियड इसलिए इम्पोर्टेंट है कि डेट फाइनलाइजेशन हो ऑडिट का, अकाउंट कब क्लोज करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि ज़िंदगी भर एक ही अकाउंटिंग, एक ही चीज़ चले जा रहा है। ठीक है, अब बात आता है ड्यूअल एस्पेक्ट का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे हर हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे डेबिट और क्रेडिट दोनों साथ में होता है और सेम अमाउंट से होता है। ठीक है, अगर आपका कोई एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, एक चीज़ बढ़ रहा है तो दूसरा चीज़ कम हो रहा होता है। ठीक है, और एक चीज़ बढ़ रहा होता है तो दूसरा चीज़ भी बढ़ रहा होता है, कुछ न कुछ आना जाना कम ज़्यादा होता रहेगा। ठीक है, यही ड्यूअल एस्पेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखो, मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ नॉर्मल। आप समझो कि 50,000 रुपये का आपने एक सेकेंड हैंड बाइक लिया, आपके पास से बाइक आ रहा है, रियल अकाउंट है, बाइक अकाउंट मतलब मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट। ठीक है, डेबिट में 50,000 का बाइक आ गया, तो कैश और बैंक तो जाएगा ना, गोज आउट क्या हो रहा है, कैश या बैंक, तो कैश और बैंक गोज आउट। ठीक है, क्रेडिट हो गया, तो आपका डेबिट में जितना फर्क पड़ा उतना क्रेडिट पे पड़ा, एक चीज आया तो दूसरा चीज गया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल जो बुक्स ने दिया है ये, ठीक है, देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक्स कॉमर्स commencement with the business of 50 lakh rupees in cash and loan taken 10,000 from the बैंक। 60,000 का उसने क्या कर दिया, अभी देखो यहाँ पे बाइक खरीद लिया, असेट खरीद लिया, प्लांट एंड मशीनरी। तो इक्वेशन क्या हो गया, असेट 60 लाख का खरीदा, लाइबिलिटी इतने का है, और प्लस कैपिटल 50 लाख का, लाइबिलिटी 10 लाख का लोन लिया लाइबिलिटी, और 50 का वो कैपिटल लाया था ओनर ने, तो ये आपका क्या हो गया 60 लाख। ठीक है,